हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, संविधान की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लेकर आ रहे थे एक टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में लगभग कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका पार्ट 3 है, कंप्लीट कर देंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज रामपुर आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज पर लगातार नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बन सके। वीडियो कैसी लगती है, नोट्स कैसे लगते हैं, इसके बारे में अपने कमेंट करना ना भूलें। उसके लिए आप हमारे चैनल बीके स्टडीज रामपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और ये भारत की नदी यानी गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत की गंगा नदी में। ठीक है, देखिए 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिका को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया। याद रखेंगे, कब घोषित किया? 5 अक्टूबर 2009 को। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखें प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। कौन से अधिनियम के तहत? वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो उस अधिनियम की तरह ही यहाँ पर जो अधिनियम बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर की जगह प्रोजेक्ट डॉल्फिन। विश्व के ताजी पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा, चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में। याद रखेंगे, पाकिस्तान में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे हम फूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डॉल्फिन को? फूला। चीन में यांगत्से नदी के पानी में, और ब्राज़ील के अमेजन नदी में, अमेजन नदी जो होता है वहाँ इसे बोटो नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोटो। डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। इसे गंगा का टाइगर, यानी इसे जो उपनाम दिया गया है वो गंगा का टाइगर है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, मतलब इसे दिखाई नहीं देता। इसकी आँखों में लेंस नहीं होते हैं। याद रखें, इसकी आँखों में लेंस नहीं पाए जाते। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन की लंबाई से अधिक होती है, यानी मादा की लंबाई अधिक होती है। आमतौर पर होता क्या है कि मादा की लंबाई नर की अपेक्षा कम होती है, लेकिन डॉल्फिन में क्या होता है? मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत व बाबरनामा में भी मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉल्फिन का उल्लेख किस ग्रंथ में या किस बायोग्राफी में मिलता है? तो देखिए, महाभारत में मिलता है, साथ ही साथ किस में मिलता है? बाबरनामा में मिलता है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। याद रखें, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व 8 अक्टूबर 2015 को हुगली नदी में खोला गया। याद रखें, अनुसंधान केंद्र आएगा तो पटना आएगा, और डॉल्फिन रिजर्व की बात आएगी तो हुगली नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी या नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। देखिए, अब एलिफेंट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी एलिफास इंडिका, वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। याद रखेंगे, क्या घोषित किया? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन क्षेत्र में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट
एलिफेंट की शुरुआत की थी। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। याद रखेंगे 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट नाम से एक योजना शुरू हुई थी, हाथी परियोजना। ठीक है, साथ ही हाथी के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। और अभी जब मैंने पीछे प्रस्तावना पढ़ाई थी तब बताया था प्रस्तावना में हाथी का भी सिंबल है, और हाथी और घोड़ों का सिंबल जो मिला था वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही सिंबल थे। वैदिक देवता इंद्र, ठीक है, वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है, किसके रूप में उपयोग करते थे? तो वो करते थे, जो उनका हाथी था उसका नाम क्या था? ऐरावत। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी जीएस में और हिंदी में मिलकर आ जाता है कि हाथी को हाँकने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखें, जिससे हाथी हाँका जाता है उसे बोला जाता है अंकुश। क्या बोला जाता है? अंकुश। यानी हाथी जिससे हाँका जाता है उसे कहते हैं हम अंकुश। तो ये याद रखेंगे, ये हिंदी के अंदर आपको मिल जाएगा, उपयोग करते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और भारत के बहुजन समाजवादी पार्टी का चिन्ह भी क्या है? हाथी। तो याद रखेंगे, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और भारत की बहुजन समाजवादी बीएसपी, जिसकी संगठनकर्ता कौन है? मायावती जी। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और याद रखेंगे, महाभारत में उल्लेख अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु युद्ध की निर्णायक घटना थी। याद रखेंगे, महाभारत में उल्लेख। देखिए, महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। अब अमृत का वरदान प्राप्त था तो होता क्या है कि द्रोणाचार्य लगभग हर किसी को मारते हुए कर रहे थे, और द्रोणाचार्य पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उस समय कृष्ण जी ने चाल चली कि कहीं ना कहीं इन्हें भ्रमित किया जाए और उनके पुत्र की मृत्यु की खबर दी जाए। अब अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था। अब खबर उन्हें दी गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ युधिष्ठिर कहेंगे तभी मैं इस बात को मानूंगा। पहले युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। अब युधिष्ठिर ने किस तरीके से बोला अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य केवल उनके शुरू के शब्द ही सुन पाए, अश्वत्थामा मारा गया। जबकि बाद के शब्द के टाइम पे श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिस कारण वो बाद के शब्द नहीं सुन पाए। और इस प्रकार गुरु द्रोण की मृत्यु एक निर्णायक पहलू थी। और इस युद्ध का हाथी 4 राज्यों केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा, याद रखेंगे कौन कौन से 4 राज्य? केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा का राजकीय पशु घोषित है। हाथियों का अस्पताल, याद रखें, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में कई बार इसका आपको जिक्र मिल जाएगा। हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा में। तो लेकिन अब मथुरा में जगह पूछ ले तो चुरमुरा गांव, याद रखें, हाथियों का पहला अस्पताल मथुरा के चुरमुरा गांव में स्थित है। देश में कुल 32 हाथी रिजर्व हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त 2017 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गज यात्रा निकाली गई थी। सबसे ज़्यादा हाथी, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। याद रखें, वाइट एलिफेंट थाईलैंड और सबसे ज़्यादा एलिफेंट तो अफ्रीका। अब आता है राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। देखिए, सरकारी कार्यों के उद्देश्य से 1957 को, याद रखें 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है।
याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका प्रथम महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है और अंतिम महीना क्या है? अंतिम महीना फागुन है। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर का विकास। तो कैलेंडर का विकास कैसे हुआ? पहले जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था वो था जूलियन कैलेंडर, और ये बना था लगभग 46 BC में। फिर आया डायोनियस एक्यूगुअस ने ईसाई कैलेंडर बनाया था 527 BC में, ठीक है। और फिर आए पॉप ग्रेगरी ने बनाया था ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 AD। याद रखें 1582 AD में ये अकबर का शासनकाल था और इसी समय एक धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, दीन इलाही, और इलाही संवत की भी शुरुआत की थी। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग में जो 12 महीने होते हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो इस तरीके से ये महीने होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब याद रखेंगे शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने आरंभ किया था। याद रखें शक संवत किसने आरंभ किया था? तो शक संवत कनिष्क ने आरंभ किया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब है मानक। तो मानक में संविधान की मान्यता मिली थी आपको 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत को, और राष्ट्रीय गान को कब मिली थी? 24 जनवरी 1950। भाषा प्रथम 2 पद संस्कृत, शेष बंगाली भाषा। अगर वंदे मातरम की बात करें तो पहले 2 पद संस्कृत में हैं और उसके बाद बंगाली, और जनगण मन की बात करें तो बांग्ला भाषा। अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर। संगीत दिया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने और राष्ट्रीय गान में दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गायन अवधि इसकी है 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड राष्ट्रीय गीत की, और राष्ट्रीय गान की है 52 सेकंड, ठीक है, और संक्षिप्त में 20 सेकंड। अनुवाद किया है इसमें अरविंद घोष ने अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में, जबकि राष्ट्रीय गान का हिंदी व उर्दू में किया है आबिद अली ने। प्रथम गायन हुआ था राष्ट्रीय गीत का 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि राष्ट्रीय गान का 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम प्रकाशन 1882 के आनंद मठ बांग्ला उपन्यास में, और जबकि इसका हुआ था 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका भारत भाग्य विधाता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, यानी यहाँ से हमारे आर्टिकल शुरू हो जाएंगे और टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बनता है आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ किस टाइगर के लिए गए हैं? टाइगर के लिए गए हैं तो उसका नाम क्या है? वो एक बाघिन है, उस बाघिन का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।